क्लास का जो सीक्वेंस है नंबर 10 का है और उम्मीद करते हैं कि इसी के साथ में इसे अपन वहां पर फिनिश भी करना चाहेंगे और जो लेटर ऑन इसका एक अच्छा लेवल होगा उसे अपन वहां पर आपके ग्रेजुएशन पार्ट के अंदर भी देखना चाहेंगे। अभी अपना चल रहा है सीनियर सेकेंडरी लेवल। देखिएगा जरा इसमें कि रमेश नेवर हैज एनी मनी बिकॉज हिज वाइफ ऑलवेज न्यू ड्रेसेस। बिकॉज हिज वाइफ ऑलवेज न्यू ड्रेसेस। रमेश के पास कभी पैसा बचता ही नहीं है साहब। और रमेश के पास पैसा क्यों नहीं बचता है? क्योंकि उसकी जो मोहतरमा है, उसकी अर्धांगिनी है, बेटर हाफ है, उसकी पत्नी है, हमेशा नए नए कपड़े खरीदती रहती है। सीधी सी बात, बेचारा जितना कमाता होगा उतना वो उड़ा देती होगी। यहां वाले हिस्से के अंदर अपने पास में शुरू में क्या आ रहा है? नेवर। ये नेवर जो अपने पास में टाइम एडवर्बियल है, ये किस में जा रहा है? प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहां गौर करना, ये हैव का इंडेफिनिट फॉर्म है, हैज। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस वाला हिस्सा है, ठीक है। फिर ये कहा बिकॉज, क्योंकि हिज वाइफ ऑलवेज, उसकी पत्नी हमेशा क्या करती है? न्यू ड्रेसेस, नई पोशाकें, नए कपड़े, नए वस्त्र, नई वेशभूषाएं, नए परिधान, जो आप कहना चाहें वो खरीदती रहती है। वो इसकी एक प्रेजेंट हैबिट है, वर्तमान काल की आदत के रूप में इसे देखा जा सकता है। तो यहां सिंपली अपन देखते हैं तो अपना नेचर किसका चलेगा? वहां पर प्रेजेंट सिंपल का चलेगा। और इसे ही मैं दूसरे टर्म में बोलना चाहूं तो बता दीजिए, इसे मैं क्या कह सकता हूं? आपका सिंपल प्रेजेंट। और इसे ही मैं तीसरे टर्म में कहना चाहूं तो बता दीजिए, इसे क्या कहा जाएगा? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये लीजिए, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से इसे जाना जाएगा। अब ये जो कनेक्शन मेरे पास में आ रहा है, ये कनेक्शन किसका होगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का। ये जो अपने पास दिया हुआ है कौन सा? हिज वाइफ। ये हिज वाइफ किसका काम करेगा जी? ये काम करेगा आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन। सिंगुलर थर्ड पर्सन। इसमें लगाना क्या है मुझे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आवश्यकता पड़ने पर एस या ईएस। तो ये जो चीज है वो थर्ड पर्सन में एस ईएस तो लेगा ही लेगा। तो यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस मेरे पास में केवल अकेले में है, और वो कौन सा रहा आपका? वहां पर बाइज वाला। ये बाई नहीं आएगा, ये प्लूरल सेंस में होता। इज बाइंग भी नहीं आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नेचर में होता। और विल बी बाइंग जो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर आपके प्रोग्रेसिव नेचर का है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी में नहीं है, तीनों संभावना में नहीं है। तो ऑटोमेटिकली माय आंसर विल बी बाइज। कौन सा बनेगा आपका? बाइज बनेगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द रेनी सीजन ब्लैंक स्पेस मच हार्म टू द क्रॉप्स दिस ईयर। इस वर्ष बरसाती जो ऋतु है या वर्षा ऋतु है, बरसात का जो मौसम है, उसने क्रॉप्स को, मतलब फसल को काफी कुछ नुकसान पहुंचाया है, बहुत डैमेज किया है। यह हार्म का मतलब किससे है? नुकसान से है। टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन आप करेंगे तो आपके काम आएगी, एप्रिशिएशन आप करेंगे तो आपके काम आएगा। जितनी वोकेबलरी आपकी रिच होती है उतना ही आपके लिए आनंद आएगा आपका एप्रिशिएशन करने में, कॉम्प्रिहेंशन करने में, या फिर वोकेबलरी पार्ट है उसे आपका सोल्व करने में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 63 है उसमें देखिएगा, इस वर्ष वर्षा ऋतु ने नुकसान पहुंचा दिया है, मतलब जो एक्शन है वो फिनिश हो चुका है, काम तो पूरा हो गया भाई। बरसात आई, मूसलाधार आई है, ओलावृष्टि हुई है, ओले गिरे हैं, फसल खराब हुई है, उसके बाद ही तो नरेशन दिया जा रहा है, उसके बाद ही तो ये नैरेटिव आपको देखने को मिल रहा है। मतलब काम क्या हो गया? पूरा हो गया। अब कार्य पूरे होने की अवस्था में ये जो अपना नेचर है, बताइए ये नेचर किस में जाएगा? बोलो आपका परफेक्ट में जाएगा। और ये जो परफेक्ट का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, ये परफेक्ट कौन से में जा रहा है? पास्ट में कि प्रेजेंट में? अगला यहां बता रहा है दिस ईयर,
ये इंडिकेशन दे देगा। किसका देगा? प्रेजेंट का देगा। इसी वर्ष हुआ है जो नुकसान हुआ है, मतलब मुझे परफेक्ट भी कौन सा लेना है? प्रेजेंट परफेक्ट लेना है। और अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की पैरवी करता हूं तो मुझे क्या चाहिए? हैज या फिर हैव और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज या हैव प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये मुझे देखना है यहां पर रेनी सीजन, तो रेनी सीजन अपने लिए बहुवचन है कि एक वचन, ये तलाश कर लीजिए आप। सीजन अकेली बतानी है तो सिंगुलर या एक वचन होगा, और एक वचन के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आपका हैज लगता है। अगर यही टर्म आपका एक वचन की बजाय कैसा है? बहुवचन है, तो इस केस में आप वहां पर क्या ले जाएंगे बताओ? देखें, आपका प्लूरल ले जाएंगे। तो यहां मुझे एक वचन के सेंस में चाहिए, तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव आता है, मतलब ये दो चीजें हट गई। कौन सी? डज और इज डूइंग वाली। ना तो डज का इसमें कोई लेना देना है, ना इज का इसमें कोई लेना देना है। अब हैज का लेना देना है। हैज मुझे दो जगह मिल रहा है, लेकिन मुझे परफेक्ट चाहिए, मतलब हैज हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। मुझे इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेचर नहीं चाहिए, बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं चाहिए। तो ऑटोमेटिकली अब आपके पास में बच रहा है हैज डन। डन की तीनों फॉर्म आपको जाहिर सी बात है आनी चाहिए। डू, डिड और डन। डू, डिड और डन। फिर अगले हिस्से में आ जाइए आप, सवाल नंबर अपने 64 की तरफ। क्वेश्चन 64 का है, देयर ब्लैंक स्पेस रेदर ए मार्क्ड डिक्लाइन इन प्राइसेस सिंस द इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस। वहां पर एक चिन्हित तौर पर जो घटाव है, जो क्षय हुआ है, जो कमी हुई है कीमतों के अंदर, जब से तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है, जब से तेल की कीमतें क्या हुई हैं? बढ़ी हैं, तब से लेके अब तक। तो यहां वाले पार्ट में ये जो चीज है कौन सी? आपकी मार्क्ड डिक्लाइन, चिन्हित तौर पर क्षय की अवस्था। आपका जो नुकसान हुआ है, आपका जो स्तर गिरा है, या फिर आपका जो हास वहां पर हुआ है, उसकी बात है। मतलब क्या कहना चाह रहा है? इसमें भी अपना एक्शन, कार्य कैसा है? चल रहा है या कंप्लीट हो गया है? पूरा हो गया है। और एक्शन जो कंप्लीट है, वो एक्शन कंप्लीट है किसमें? प्रेजेंट टाइम में है। अभी अपनी बात हुई है कि प्रेजेंट टाइम में एक्शन कंप्लीट होता है, तो ये मैं किस में लेकर चला जाऊंगा? प्रेजेंट परफेक्ट में लेकर चला जाऊंगा। बात वो की वो रेपिटेशन में आ रही है। क्या ले लेगा? हैज या हैव और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पर मेरे पास में जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? देयर। और देयर क्या है? ये आपका एडवर्ब है। और किसका है? ऑफ प्लेस, जिसे आप हिंदी में क्या नाम दे सकते हैं? आपका स्थान सूचक क्रिया विशेषण। स्थान सूचक क्रिया विशेषण। अब ये जो पैटर्न आपके पास में आ रहा है, इसमें आप देयर को इंट्रोडक्टरी या देयर को एग्जिस्टेंशियल या फिर ये कहें कि न्यूट्रल सब्जेक्ट मानते हुए यहां जिसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि ये एक वचन है कि बहुवचन, ये इसका फॉलोइंग नाउन डिसाइड करेगा। इसके बाद में आने वाला संज्ञा शब्द डिसाइड करेगा। इसके लिए एक पैटर्न पढ़ लीजिए जरा आप। अगर मुझे सेंटेंस की शुरुआत में देर दिया जाए, फिर यहां पर मुझे ब्लैंक स्पेस दिया जाता है, उसके बाद में अगला यह डिमांड करता है
कि यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब को फिल करना है, और वो किसके आधार पर फिल करना है? नंबर के आधार पर। नंबर के मायने क्या है? वचन के आधार पर। यहां नंबर को अपन किसके रूप में पढ़ने जा रहे हैं जी? वचन के रूप में। चाहे वो आपका सिंगुलर एक वचन होता है या फिर वो आपका प्लूरल अर्थात बहुवचन होता है। तो अब हम किसके अकॉर्डिंग लाएंगे? कुछ कह देंगे कि सर देयर सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा दो, कुछ कहेंगे देयर प्लूरल है तो प्लूरल लगा दो। तो दोस्तों ये चीज क्लियर कर लो, ये अपने आप में एडवर्ब है, और एडवर्ब का जो मैनर है वो कभी भी मुझे ये बात नहीं कहता कौन सी कि ये एक वचन है कि बहुवचन है। वो या तो नाउन पे डिपेंड करेगा या प्रोनाउन पे डिपेंड करेगा। इसलिए ये जो मेरा सब्जेक्ट है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, जिसे मैं एग्जिस्टेंशियल का नाम भी दे सकता हूं, अस्तित्वकारी, और इसे मैं न्यूट्रल का नाम भी दे सकता हूं, तटस्थ अवस्था के लिए। अब अगला ये चाहता है कि यहां पर ये जब नंबर का काम करेगा ही नहीं करेगा, तो इसके बाद में जो फॉलोइंग नाउन है, जो आपका अनुसरण करने वाला संज्ञा शब्द है, बाद में आने वाला संज्ञा शब्द है, यह संज्ञा शब्द यहां पर इस चीज को डिसाइड करेगा कि यहां लगने वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसा आएगा। अगर फॉलोइंग नाउन सिंगुलर है तो यहां भी आपका सिंगुलर रहेगा, फॉलोइंग नाउन आपका प्लूरल है तो यहां भी कैसा रहेगा? प्लूरल ही रहेगा। यह चीज आपको फाइंड आउट कर लेनी है। जैसे एग्जांपल है आपका देयर ब्लैंक स्पेस नो होप ऑफ हिज सर्वाइवल, और इसमें टर्म दिया गया इजार। अब चेक करना इसके अंदर अपने पास में ये मैटर किसका बताओ? दे का। दे अपने लिए कहीं पर डिसाइड नहीं कर रहा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल, तो फॉलोइंग नाउन छांटो। हाउ, क्या बोलते हो इसे? आशा। ये कैसा है? अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल कैसा होता है? सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के सेंस में क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। लेकिन ये इज आया किसके अकॉर्डिंग है? दे के अकॉर्डिंग नहीं। किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? हाउ के अकॉर्डिंग आ रहा है। वैसे एक एग्जांपल आप इसमें और ले लीजिए। आपका सेंटेंस ये बने देयर नो बॉयज आउटसाइड, और यहां पर आपको क्या मिलता है? वोज या वर। अब इसको जरा चेक करें, देखें। हमें इसमें दे मिला, दे के अकॉर्डिंग तो मैं लूंगा ही नहीं। मैं लूंगा किसके अकॉर्डिंग बताओ? आपका बॉयज के अकॉर्डिंग। जब मैं बॉयज की बात करता हूं तो ये बॉयज प्लूरल है, बताओ क्या ले लेगा? वर ले लेगा। तो यहां जो टर्म अपने पास आएगा वो किस में चला जाएगा? आपका वर में चला जाएगा। बात पल्ले बड़ी। अब गौर आप कर लीजिएगा कि देर वाले हिस्से के अंदर किसके अकॉर्डिंग चलेंगे अपन? देर के अकॉर्डिंग चलेंगे या फॉलोइंग नाउन के अकॉर्डिंग? फॉलोइंग नाउन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब वो फॉलोइंग नाउन जैसा है वैसा ही देर यहां पर ले लेगा। चलिए अपने सवाल की तरफ वापिस। अपना क्वेश्चन यही तो है कि इसका जो फॉलोइंग नाउन है वो कौन है? डिक्लाइन। डिक्लाइन कैसा पार्ट है? ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल अपने आप में कैसा होता बताओ? सिंगुलर होता है। तो यहां पर अनकाउंटेबल अगर सिंगुलर है तो परफेक्टिव नेचर में क्या आना चाहिए? आपका हैज आना चाहिए।
तो यहां से दो चीजें आप क्रॉस कर सकते हो, आर प्लूरल है और परफेक्ट में भी नहीं है, इज सिंगुलर है लेकिन परफेक्ट में नहीं है। अब हैज दो जगह, हैज मुझे चाहिए, इसके साथ मुझे क्या चाहिए, यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल चाहिए। और ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है या पास्ट पार्टिसिपल है वो यहां कौन बनेगा, आपका बीन बनेगा। जैसे बी के फॉर्म अपन निकालते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का भी एकमात्र वर्ब ऐसा है जिसके 8 फॉर्म बनते हैं। इसमें पहले में ही 2 को आप शामिल कर लेते हैं, किस किस को, एम आर को। दूसरे में भी आप 2 को शामिल कर लेते हैं, वॉज और वर को। तीसरे में आप केवल 1 को शामिल करते हैं, बीन। चौथे के अंदर आप 1 को शामिल करते हैं, बीइंग। और 5वें में भी आप 1 को शामिल करते हैं, किसको, इज को। जब इनके गिनने की बारी आती है तो यहां आप देखिएगा ये अपने पास में 2 हैं, ये अपने पास में 2 हैं, 1 1 1 और ये खुद भी 1। 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 8। कितने फॉर्म हो गए, 8 हो गए आपके। अब यहां इन हिस्सों के अंदर मुझे चाहिए था थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कौन सा है, ये वाला है। देखिए अलग अलग नाम हो सकते हैं, इसे आप बेस्ट फॉर्म का नाम दे देंगे खुद को, ये और ये वाला आपका इंडेफिनिट फॉर्म में चला जाएगा, ये आपका पास्ट फॉर्म में चला जाएगा, ये पास्ट पार्टिसिपल में चला जाएगा, ये प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस नेचर के अंदर आ जाएगा। तो यहां जो मुझे चाहिए वो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म मेरे पास कौन सा दिया हुआ है, बीन। तो आंसर ये रहेगा, ये जो आपको ऊपर देखने को मिल रहा है कौन सा, हैज टू बी, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये रहा इसका सॉल्यूशन। इसमें इजीली पता चला, पहले एक्शन के कंप्लीट होने की बात हुई, प्रेजेंट टाइम में बात हुई, प्रेजेंट परफेक्ट में लेकर चले गए, जिसके स्ट्रक्चर में मुझे क्या चाहिए, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो इधर वाले हिस्से में क्या आएगा जी आपका, बताइए क्या लग जाएगा इसका, अपने पास में आपका हैज और उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। अलग से कोई आपका बेस फॉर्म के साथ दिया हुआ है नहीं, मेन बी से बनाया हुआ है, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, बीन बन जाएगा। चलते हैं इसके आगे वाले सवाल की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 65। पढ़िए जरा ध्यान से। The percentage of dogs in a house blank space to keep away strangers। जो घर है, घर में कुत्तों को रखने का जो प्रेजेंस है, परसेंटेज नहीं, क्या है आपका ये प्रेजेंस है। परसेंटेज आता है प्रतिशत के लिए और प्रेजेंस आता है उपस्थिति के लिए। द प्रेजेंस ऑफ डॉग्स इन ए हाउस, घर में कुत्तों को रखने के लिए जो उपस्थिति है, टू कीप अवे स्ट्रेंजर्स, वो हमें मदद करती है, सहायता करती है, किस चीज में, अजनबियों को या फिर जो बेगाने होते हैं, अनजान लोग होते हैं, उन्हें दूर रखने में। तो यहां मैं फिर पढ़ देता हूं इसे, ये प्रेजेंटेंस की बजाय क्या है, प्रेजेंस है। ठीक है, अब यहां पर मुझे किसके अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। पहली बात तो स्ट्रेंजर्स को दूर रखने के लिए घर में जो कुत्ते पाले जाते हैं, घर में जो आपके कुत्ते रखे जाते हैं, ये क्या है, वो कभी कभार होने वाला एक्शन है या फिर आपका हमेशा होने वाला एक्शन है, बताइए। देखें, ये हमेशा होने वाला एक्शन है। तो जो आपका एक हैबिचुअल एक्शन है और कौन से टाइम में है, प्रेजेंट टाइम में, ये जो अपना एक्शन है वो प्रेजेंट टाइम का हैबिचुअल एक्शन है। तो ये मेरे लिए जिस टेंस में कंसीडर होता है वो टेंस रहेगा आपका प्रेजेंट सिंपल, या फिर ये किस में चला जाएगा, सिंपल प्रेजेंट। ये चीजें छोटी से छोटी चीजें मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं ताकि आपके जहन में ये चीजें तैयार रहें कि अगला आपसे टेंस भी पूछ ले तो वहां भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब ये जो चीज आती है तो वही की वही बात, अगर मेरा सेक्शन अफर्मेटिव है अर्थात सकारात्मक है,
जिसे मैं दूसरे टर्म में क्या कह सकता हूं, आपका पॉजिटिव कह सकता हूं। क्या लगाना पड़ेगा मुझे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आवश्यकता पड़ने पर एस या ईएस। अगर यही मेरा सेक्शन नेगेटिव है, निगेशन को शो कर रहा है, क्या आ जाएगा, डू या डज, प्लस में नॉट और प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नॉर्मल सी बात चल रही है। इसमें यह पता ही होगा, ही शीट नेम एक वचन के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस लगाते हैं। ऐसे हालात में अगर वर्ब के लास्ट में एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है, ओ है, जेड है, ईएस लगा दो और बाकी के लिए एस लगा दो। और वैसा का वैसा पार्ट यहां पर है आपका कि अगर ही शी इट नेम एक वचन है तो डज लगा दो। मतलब जहां एस ईएस जुड़ रहा है वहां डज आ जाएगा, क्योंकि डज में क्या है, पहले से एस या ईएस इनबिल्ट है आपका। और जहां पर आई वी यू दे बहुवचन आता है तो वहां केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एस ईएस नहीं होगा। और जहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, एस ईएस नहीं आता, वहीं पर डू आता है, क्योंकि डू के अंदर एस ईएस इनबिल्ट नहीं है, पहले से लगा हुआ नहीं है आपका। तो इसलिए आप ऐसा भी कह सकते हो कि भाई आई वी यू दे बहुवचन के साथ में आप डू लगा दो, जैसे यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगा रहे हो। लेकिन बात तो ये है ना कि मुझे यहां पर क्या चाहिए, आपका प्रेजेंट सिंपल चाहिए, पॉजिटिव है, मतलब सीधा सा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आवश्यकता पड़ने पर एस या ईएस, ये तो मिलेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आवश्यकता पड़ने पर एस या ईएस। पहले मुद्दा ये सोल्व करो, एस ईएस आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं किसकी बात हो रही है, प्रीपोजिशन के बाद में यहां पर डॉग्स है, यहां क्या है, प्रेजेंस है। तो जो हमारे घर में हमें स्ट्रेंजर्स को दूर रखने में मदद करते हैं वो भले ही कुत्ते होंगे, लेकिन कुत्ते की उपस्थिति होनी चाहिए। यह चीज अपने पास में डोमिनेटिंग जो पार्ट है वो पार्ट ये है। N1 N2 पढ़ते हैं ना, नाउन फर्स्ट है, नाउन सेकंड आपका। तो इसमें प्रीपोजिशन के साथ में अगर आपको वहां पर सब्जेक्ट है, उसे डिनोनिफाई करना पड़े, उसे क्लासिफाई करना पड़े, तो आप पहले वाले के अकॉर्डिंग ले जाओ। सिंटेक्स में, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के अंदर ये चीजें आप पढ़ते हैं। तो यहां पर ये डिसाइड करेगा, ये प्रेजेंस आपका डिसाइड करेगा कि आप यहां एस ईएस लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो प्रेजेंस आपका उपस्थिति है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल में सिंगुलर है। तो सिंगुलर में क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा। वर्ब इन चारों में आप देख पा रहे हैं हेल्प है, तो हेल्प में पी आ रहा है, तो मतलब ईएस का तो कोई माजरा है नहीं, सीधा सीधा किसका है बताओ, देखें आपका केवल और केवल एस का है। अब इसे चेक करें। प्रेजेंट सिंपल के अंदर हैज के साथ बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नेचर है। आर के साथ हेल्पिंग नहीं आएगा, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का नेचर है। ये दो बच गए। तो एक वचन है, तो एक वचन में वर्ब में क्या लेगा, एस ईएस लेगा, अकेला हेल्प हो नहीं सकता। अब ऑटोमेटिकली आप अपने आंसर तक अपनी रीचिंग बना चुके हैं। वो कौन सा है आपका, हेल्प्स। हेल्प्स, ठीक है। यह अपना 65 का सवाल सोल्व हुआ। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, 66। While I blank space home the other day, I saw Rita and Raju. जब मैंने दूसरे दिन या किसी अन्य दिन या किसी अलग दिन अपनी गाड़ी को चलाया या चला रहा था, जो भी आपका मीनिंग है निकालना है, तो मैंने रीता और राजू को देखा। अब ये नहीं बताना कि साथ देखा कि क्या कर रहे थे, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारा इस फैक्टर से है कि अपने पास में आप क्या कर रहे थे। तो यहां जो सिचुएशन बन रही है उसको आप एक बार अप्लाई कीजिएगा। अगर मुझे वाइल दिया जाता है, क्या दिया जाता है, वाइल, वाइल का हिंदी मीनिंग में लेता हूं तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, जबकि। और मुझे कौन से टाइम में लेना है, ये पास्ट टाइम में लेना है। किस में लेना है, पास्ट टाइम। तो यहां पर तीन कंडीशंस आपकी बनेंगी। पहली, ये एक एक्शन कंप्लीट हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लेगा। दूसरी ये कि अपने पास में वोज या वर और प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इधर एक्शन फिनिश है, कंप्लीट है, और इस साइड में काम जारी। इधर इसी का जो आपका ऑक्सीमोर्निकल या पैराडॉक्सिकल कंट्रास्ट के अंदर ले जाएं
अपोजिट वे में, रिवर्सल में बोलें तो आप इधर वाले काम को जारी रख दीजिए। ये चला जाएगा वॉज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में, और इधर एक्शन को कंप्लीट दिखा दीजिए। क्या ले लेगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लेगा। फिर जो तीसरे वाला पैटर्न अपने पास में इधर से है, इसमें आप दोनों ही एक्शन को कंटिन्यूटी में शो कर दीजिए। वॉज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इधर भी इस काम को जारी दिखा दीजिए। वॉज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आप कुल मिला के एक बात देख पा रहे हैं कि इन तीनों ही आपके स्ट्रक्चर्स के अंदर वॉज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दूसरे में भी वॉज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और तीसरे में तो दोनों साइड वॉज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये लो, मतलब वाइल का यूज आ रहा है और पास्ट नेचर के अंदर आ रहा है, तो आपको ये डैम श्योरिटी मिलनी है कि आप क्या लेंगे, एक साइड में कंफर्मेशन हो सकता है दोनों साइड हो, लेकिन एक साइड में डैम श्योरिटी के साथ में कंफर्मेशन मिलेगा। किस बात की पुष्टि करेंगे आप? पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव नेचर की। और सिंपली बोलें तो वॉज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहा जाएगा। अब सवाल पे लौटें वापस। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में ये मिला वाइल, और जो कंटिन्यूअस नेचर होता है वो भी किसका होता है? वाइल क्लोज का होता है। तो इधर आप देख पा रहे हैं 100, आपने ये काम कंप्लीट कर दिया। फोनेटिकली से ले सकते हैं आप, ये रहा सी सॉ सीन। अब इधर कंप्लीट हुआ, पास्ट में चल रहा है, वाइल का मतलब इस साइड काम चल रहा था, इधर तो काम पूरा नहीं हुआ है, ये तो एक्शन गोइंग ऑन है, प्रोग्रेसिव नेचर में है। तो क्या चाहिए मुझे? वॉज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मेरा आई है, यहां पर वॉज ले लेगा। आई के साथ वर कब आता है? जब सपोजिशन या इमेजिनेशन, काल्पनिकता की बात करते हैं, अनरियल कंडीशन की बात करते हैं, तो आई वर लेगा, अदरवाइज आई क्या लेगा? वॉज लेगा। तो ये जो बाकी ऑप्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली यहां पर इनकरेक्ट हो जाएंगे। कहीं पर आपके पास में वॉज है ही नहीं। सबसे पहली बात यहीं से क्लियर होनी थी। आगे का कंफ्यूजन कब बढ़ता? जब मेरे पास एक से ज्यादा ऑप्शंस में मुझे क्या मिलता? वॉज मिलता, जो दिया नहीं है। लेकिन इन पे चर्चा तो बनती है आपकी कि भाई यहां पर इनमें कुछ खास है क्या। जैसे ड्राइव की फॉर्म है वो आपको आनी चाहिए, ड्राइव, फिर आपका ड्राव, फिर अगला पार्ट क्या रहेगा बताओ? ड्रीवन। ये चीज ध्यान रखनी है, उच्चारण सुन लीजिएगा, ड्राइव, ड्राव, ड्रीवन, इस तरीके से। अब यहां पर आईएनजी फॉर्म के अंदर तो इजीली आपको पता चल ही रहा है, ड्राइव में ई हट जाएगा और आईएनजी जुड़ जाएगा, क्या बनेगा आपका? ड्राइविंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 67। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दे ब्लैंक स्पेस द थीफ बट दे वर मिस्टेकन, कि वो चोर को, अब ढूंढ लेने से मतलब है ढूंढ लिया कि ढूंढ लेंगे या ढूंढ लिया था, जो भी मीनिंग आपको ढूंढना है इसके अंदर। बट दे वर मिस्टेकन, लेकिन उन्होंने इस काम में क्या कर दी? आपकी गलती कर दी, भूल हो गई उनसे वहां पर। तो यहां चेक करिए, अपने पास में जो टर्म आ रहा है वो टर्म कौन से टाइम का है? ये यहां पर वर दिया हुआ है, वर के साथ में वर्ब फॉर्म कौन सा है? मिस्टेकन। तो ये बना किससे है? टेक से बना है। टेक के तीनों फॉर्म क्या होते हैं? टेक, टुक और टेकन। ठीक इसी वे में हम यहां पर लेते हैं, तो ये पैटर्न अपना बनता है मिस्टेक, मिस्टुक और मिस्टेकन। इजीली यहां से आप कवर करके देख रहे हैं, मिल गया? टेक, टुक, टेकन, मिस्टेक, मिस्टुक, मिस्टेकन। ये बात तो यहां से क्लियर हो रही है। तो अब वर है, वर क्या है? बी का पैटर्न है, और बी के साथ में पास्ट पार्टिसिपल दे दिया गया, मतलब मेरा कंस्ट्रक्शन किसका है? पैसिव का कंस्ट्रक्शन है।
और यहां पर आपके लिए एडवर्सेटिव कंजक्शन है। इसे आप देखते हैं तो इसे क्या पढ़ सकते हैं, आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन, विरोधाभासी, विरोध बताने वाला, कंट्रास्ट बताने वाला। उन्होंने सोचा कि उन्हें चोर मिल गया था लेकिन वो गलती कर बैठे। अब ये बट वाला पार्ट है तो इसमें यह देखना है कि एक काम आपका पूरा हुआ, दूसरा काम भी पूरा हुआ। अब जो काम पहले पूरा हुआ फॉर्मर पीरियड में, वो काम जाएगा पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में, और जो काम बाद में पूरा हुआ वो जाएगा वर्ब के सेकंड फॉर्म में। मैं यहां पर आपको थोड़ा सा इसे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। एक्शन फिनिशमेंट या एक्शन फिनिशिंग या एक्शन फिनिश किसमें, इन पास्ट टाइम, भूत समय में, पीछे के समय में। यहां आपको क्या देखना है, जो मेरा एक्शन फॉर्मरली पहले कंप्लीट होता है, ये क्या लेगा, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल लेगा, और जो मेरा एक्शन लेटर या बाद में पूरा होता है वो आपका पास्ट फॉर्म या वर्ब का सेकंड फॉर्म या V2 ले लेगा। अब इसमें इसका पैसिव भी हो सकता है। ये नेचर तो अपना किसका है, एक्टिव का है। इसका पैसिव अगर मैं बनाता हूं तो ये मुझे क्या दे देगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इधर से अपन बनाते हैं वर्ब के सेकंड फॉर्म से। ये खुद तो किसका रोल प्ले करेगा, एक्टिव का। इसका पैसिव आप ले लीजिए, ये किस में ले जाएगा, इसे वॉज या वर और प्लस में वर्ब के थर्ड फॉर्म में ले जाएगा। तो यहां जो वॉज या वर में से वर है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये गाया कहां से, आपका वर्ब के सेकंड फॉर्म से। मतलब यहीं से तो है, एक्टिव का पैसिव कंस्ट्रक्शन है। और ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं कि दोनों साइड आपका एक्टिव होना चाहिए, दोनों साइड पैसिव होना चाहिए, पहली साइड एक्टिव होना चाहिए, दूसरी साइड पैसिव होना चाहिए, पहली साइड पैसिव होना चाहिए, दूसरी साइड एक्टिव होना चाहिए। डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सिमेंटिक बेस क्लियर होना चाहिए, आपके मीनिंग पर कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। तो यहां पर ये पैसिव में है और इधर अगले को डिमांड किसकी करनी है, एक्टिव की डिमांड करनी है। तो यहां पर मुझे यह पता करना था कि यह वर्ब के सेकंड फॉर्म से निकला कि नहीं निकला। इजीली निकला है, कहीं कोई समस्या नहीं बनी आपकी। अब इधर देखिए, इधर क्या चाहिए, जो फॉर्मली एक्शन आपका कंप्लीट हुआ है, फिनिश हुआ है, उसको शो कर दीजिए। उसे शो करते हैं तो आपको क्या चाहिए, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो यहां पर वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले फर्स्ट फॉर्म फाइंड आउट कीजिए कि कौन से वर्ब फॉर्म की बात चल रही है। यहां वर्ब फॉर्म चल रहा है फाइंड, और फाइंड से हम लेंगे तो ये चला जाएगा फाउंड, और फिर यहां पर लेंगे तो ये चला जाएगा फाउंड। फाइंड, फाउंड, फाउंड, यू चलता चलेगा आपका। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, फाउंड चाहिए थर्ड फॉर्म में। वो कितनी जगह मिल रहा है वो देख लीजिए। फाउंड तो हालांकि मुझे 3 जगह मिल रहा है, लेकिन ये अकेला है, तो ये पास्ट फॉर्म या वर्ब का सेकंड फॉर्म या V2 है। पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का नेचर है जो नहीं आएगा। फिर यहां वुड प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर प्लू परफेक्ट में है, या फिर आपके वहां पर कंडीशनल में तीसरे कंडीशनल का रिजल्ट क्लोज हो सकता है, वो भी नहीं लगेगा। अब फाउंड मेरे पास एक जगह बचा जो मेरे लिए पास्ट परफेक्ट का काम कर सकता है, और वो कौन सा है, आपका हैड फाउंड है। ये अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब इसके ऊपर जो वुड दिया है वो तो जनरली क्या है, दूसरी कंडीशन का पार्ट आपका बोला जाता है कंडीशनल नेचर के अंदर, जिसको अप्लाई करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमने सारा क्रॉस कर दिया है। कहां से आंसर निकालना है उसके लिए जितने बेसिक्स हमें क्लियर करने थे वो सारे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो।
भले ही सवाल आपका एक लाइन का होगा, भले ही ऑप्शन आपके एक या दो या तीन शब्दों तक सीमित होंगे, लेकिन जब इसकी आप एक्सप्लेनेशन लेते हैं, जब इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उस वक्त उसकी उत्प्रेक्षित अवस्था के अंदर ये सारी चीजें आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में, एक पारदर्शिता के साथ में, विदाउट एनी सस्पिशन, विदाउट एनी कंफ्यूजन आपके सामने आनी चाहिए। आपका जहन ये तैयार रखे अपने आप को कि हमें आंसर लेना है तो क्यों लेना है, कैसे लेना है, व्हाई एंड हाउ, इन दो चीजों का जवाब आपके पास में जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि बस मेरा ये आंसर है, ऐसा नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्लाइड देयर, क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या बोला, मीरा ब्लैंक स्पेस हर इंग्लिश लेसन लास्ट नाइट व्हेन फादर केम इन। आप चाहें तो इसको मोर एक्यूरेट करने के लिए यहां पर एक चीज और ऐड कर सकते हैं, यहां, और आप यहां लगा सकते हैं हर, व्हेन हर फादर केम इन। मीरा है वो अपने अंग्रेजी की पढ़ाई कर रही थी, अंग्रेजी का सबक तैयार कर रही थी, या फिर जो अंग्रेजी है उसके अंदर उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको वहां पर सॉल्व कर रही थी। कब? जब पिछली रात्रि को उसके पिताजी आए, मतलब उससे मिलने आए, अपने घर पर आए, या फिर उससे कुछ वहां पर मशविरा देने, या फिर उससे कोई डिस्कशन करने आए, वॉट एवर द थिंग्स आर, चाहे चीजें आपकी जो कुछ भी रही हो, लेकिन हमें यह चेक करना है कि अपने पास में यह पैटर्न किसका आ रहा है। तो इस पैटर्न पे थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में जाइए और वहां एक चेक करिए कि वैन का पैटर्न आपका सीखा हुआ है, और वैन वाले पार्ट में मीनिंग आपको यहां कब का नहीं लेना है। अगर वैन में आपने मीनिंग कब का ले लिया तो ये सेंस आपका इंटेरोगेटिव हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक का भाव हो जाएगा, और हमें जो भाव चाहिए वो इंटेरोगेटिव नहीं चाहिए साहब, हमें कौन सा चाहिए, आपका रिलेटिव का भाव चाहिए। और इसमें भी कौन से टाइम में चाहिए, पास्ट टाइम में चाहिए, जिसमें आपके पास में तीन कंडीशन रहेंगी। पहली जो कंडीशन है उसमें दोनों एक्शन खत्म होते हैं एट ए टाइम, एक साथ खत्म होते हैं, तो दोनों ही क्लॉजेज में क्या लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। दूसरी जो अपने पास में कंडीशन, उसमें एक एक्शन खत्म हो गया लेकिन दूसरा एक्शन खत्म नहीं हुआ, वो उस वक्त गतिशील अवस्था में था, सतत प्रक्रिया में चल रहा था, तो ये क्या ले लेगा, वोज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ले लेगा। फिर जब मैं इसकी तीसरे की बात यहां करता हूं तो यहां वाले पार्ट में जो मेरे पास में एक्शन खत्म हो गया वो वर्ब का सेकंड फॉर्म जो बाद में खत्म हुआ, और जो काफी पहले खत्म हो गया वो अपने लिए क्या ले लेगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेगा। ये लो, ये तीन सिचुएशंस आपकी बनेंगी। इन तीन सिचुएशंस में बस इतना ध्यान रखना है कौन सा एक्शन कैसे कंप्लीट हुआ। अब सवाल पर वापस लौटिएगा। क्वेश्चन ये है कि मीरा अपना अंग्रेजी का लेसन है उसका अध्ययन कर रही थी पिछली रात्रि को जब उसके पिताजी अंदर आए। तो यहां पर केम है, ये एक्शन का क्लोजर है, और किस में है, V2 में, या वर्ब के सेकंड फॉर्म में, या फिर इसे क्या कहा जा सकता है, आपका पास्ट फॉर्म में, ऐसा। अब इधर एक्शन आपका बाद में कंप्लीट हुआ, मतलब मीरा है, मीरा का तो पढ़ाई करना जारी था, पापा का तो बाद में आना हुआ। अब जो कंटिन्यूटी नेचर आप बताएंगे वो आईएनजी में बताएंगे, तो जिसमें आईएनजी नहीं उनको हटा दीजिए। स्टडीड में नहीं है, हैड स्टडीड में नहीं है, दो गए आपके। ये आपका पास्ट सिंपल, ये सिंपल पास्ट, ये पास्ट इंडेफिनेट का था, ये आपका पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट प्लू परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्टिव का था, दोनों चले गए। अब बचे नीचे वाले दो आपका वॉज स्टडिंग और हैड बीन स्टडिंग। अब ये हैड बीन स्टडिंग कब होता, जब मेरे पास में सिंस या फॉर या ऑल इनमें से किसी एक के साथ में आपका टाइम डिनोटिंग वर्ड आता और वो भी पास्ट को इंडिकेट करता तो लगता, जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्लू परफेक्ट प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, जिसके लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती है। इसमें सिंपल मुझे क्या चाहिए, पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस चाहिए, जिसमें मेरा आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन है, वर्ब की बजाय वोज लेगा और वर्ब के फर्स्टों में आईएनजी जुड़ेगा। स्टडी में वाई के बाद आईएनजी जुड़ेगा, वाई को आपको रिमूव नहीं करना है, वाई को आपको हटाना नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 69 का। लास्ट नाइट जस्ट एज वी ब्लैंक स्पेस फॉर द सिनेमा सम फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन अस। पिछली रात्रि को जैसे ही हम लोग सिनेमा है,
सिनेमा से निकल रहे थे, मतलब फिल्म देखने के बाद में थिएटर से बाहर निकल रहे थे, तो कुछ दोस्तों ने हमें पीछे से आवाज लगाई। ये प्रीवियस जो आपका क्वेश्चन था उसी पर आधारित सवाल रहेगा आपका। इधर कोल्ड ऑन, इसमें ये क्या आ रहा है आपका, पास्ट फॉर्म आ रहा है, मतलब काम आपका पूरा हुआ ना, पीछे से आवाज लगाई आपकी। और इधर आप क्या कर रहे थे, उस सिनेमा से निकल रहे थे, कंटिन्यूटी में आप तो चल रहे थे ना आपका, तो कंटिन्यूटी के अंदर क्या चाहिए आपको, आईएनजी चाहिए। तो आप गौर करिए, इसमें आईएनजी का मैनर तो आपके पास में केवल एक में ही है, बाकी तीन के अंदर तो आपके पास में आईएनजी का मैनर है ही नहीं। यहां देख सकते हैं लेफ्ट, ये लेफ्ट कौन से पार्ट में जा रहा है आपका, ये V2 में, वर्ब के सेकंड फॉर्म में, या फिर आपका किस में जा रहा है, पास्ट फॉर्म में। तो पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट के लिए कोई जगह नहीं है। इधर ये जो पैटर्न आपका आ रहा है, ये किस में जा रहा है, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट प्लू परफेक्ट में, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। और ये वाला जो आपके असर्शन के लिए है, जबरदस्ती इंफेटिक नेचर बनाने के लिए, उसे क्रिएट करने के लिए, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिड के साथ में लीव दिया हुआ है जो अनयूजुअल है। यूजुअल नहीं बल्कि कैसा है आपका, अनयूजुअल। अब जो रियल आंसर मुझे चाहिए वो आंसर मेरे पास में कौन सा है, वेल लिविंग। ये वी कैसा बनेगा आपका, वी यहां पर जाएगा प्लूरल में। वी हालांकि फर्स्ट पर्सन है, लेकिन आई का प्लूरल क्या होता है, वी होता है, तो ये वॉज की बजाय वर लेगा। हालांकि ऑप्शन में वॉज है नहीं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर वर, और वर के साथ में लीव में आईएनजी। लीव का जो जेन्युइन फॉर्म है वो ऐसा LEAVE। जब आप इसमें आईएनजी जोड़ रहे होते हैं तो यहां पर इसके स्पेलिंग के अंदर एक हल्का सा फर्क जुड़ जाता है, वो ये कि ई यहां से हट जाता है। अगर आपने गौर किया हो तो आपके सिलेबस के अंदर कंफ्यूज्ड वर्ड्स हैं, मिस स्पेल्ड हैं, तो स्पेलिंग का क्या आपको ध्यान देना है, कंफ्यूजेबल जो वर्ड्स हैं उनका भी आपको वहां पर ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन एडमिटेड दैट ही ब्लैंक स्पेस इन द कंपटीशन। रमन ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उसे कंपटीशन या जो प्रतिस्पर्धा है उसके अंदर क्या मिली है, डिफीट मिली है, मतलब उसे हार मिली है। तो यहां पर ये जो आपका पैटर्न है वो नरेशन का है, रिपोर्टेड स्पीच का है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट का है। यहां पर आरवी के अंदर जो सेड है उसको एडमिटेड में चेंज किया हुआ है, और अगली बात जो जाएगी तो प्रेजेंट में तो नहीं जाएगी, डेफिनेटली किस में जाएगी, आपकी पास्ट में जाएगी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके पास्ट के हैं, डिफिटेड पास्ट का है, वर वाला, वोज वाला सारा पास्ट का है। अब उसे कंपटीशन में हराया किसने, इसकी जानकारी नहीं है, मतलब डूअर ऑफ एक्शन या एजेंट नहीं है भाई, किसे हराया, ही को हराया, लेकिन हराया किसने भाई, हु डिफीटेड ये जानकारी नहीं है, टू हुम डिफीटेड ये जानकारी है। तो ये हुम का जवाब तो दे रहा है, हु का जवाब नहीं दे रहा, मतलब एक्टिव का नेचर नहीं है, नेचर किसका है, पैसिव का है। और पैसिव में आते क्या चाहिए, मुझे बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो पहली बात तो वो हटा दो जहां पर बी फॉर्म नहीं है, आपका डिफीटेड में बी फॉर्म नहीं है। अब ये वर, वोज ये बी फॉर्म है, और बी के साथ में क्या चाहिए आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो वर के तुरंत बाद में बीइंग आ गया, मतलब इस बी को छोड़ के इस बी को ले लूं, आगे थर्ड फॉर्म चेक करना है। फिर यहां पर वोज के साथ डिफीटेड, तो बी के साथ में थर्ड फॉर्म यहां पर भी है। यहां वोज को छोड़ के आगे बीइंग बी का लेता हूं, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब क्या है, ये आपके लिए पैसिव है। तो ये जो तीनों नेचर आपको देख रहे हैं, ये तीनों दिख रहे हैं कैसे, आपके पैसिव के हैं। अब मुझे पैसिव ही चाहिए, लेकिन चाहिए किसमें आपका, उसे हराया जा रहा था। जब आदमी स्वीकार कर चुका है मतलब काम हो चुका है, तो हराया जा रहा था या हरा दिया था, काम तो पूरा हो गया। तो कंप्लीशन के अंदर मुझे आईएनजी की दरकार नहीं है, मतलब यहां से ये आईएनजी चला जाएगा, यहां से ये आईएनजी चला जाएगा, तो सिंपली ये दो चीजें हटी। अब वर डिफीटेड या वॉज डिफीटेड होना चाहिए, वर वैसे नहीं आएगा, ही सिंगुलर थर्ड पर्सन है, और वॉज अगर आता है तो वॉज के साथ में आईएनजी वाला नेचर नहीं होगा, सीधा यहां पर आपका पैसिव में क्या लगना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना है। मेरे पास में जो वर्ब है वो कौन सा है, डिफीट है, और डिफीट के तीनों फॉर्म आपको पता होते ही है, कौन से हैं, डिफीट, डिफीटेड, और बताइए कौन सा रहेगा आपका, डिफीटेड। इस तरीके से ये चलता चलेगा जी। ये लीजिए, आया अगला सवाल लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट ब्लैंक स्पेस इफ यू हैड मिस्ड योर ट्रेन। क्या होता अगर आपने अपनी ट्रेन मिस कर दी होती, आपकी ट्रेन वहां से निकल गई होती। तो इस क्वेश्चन नंबर 71
1 के अंदर आपको गौर ये करना है कि अपना नेचर है वो सेंटेंस का कैसा है, कंडीशनल का है। इधर इफ आ गया, इफ क्लोज में मुझे क्या मिल रहा है, हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तीसरा कंडीशनल है तो इधर मुझे क्या चाहिए, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो वुड इसमें 2 में है लेकिन साथ में हैव ट्राई करना है, तो यहां वुड है, इसके साथ हैव है लेकिन नीचे वाले में हैव नहीं है, तो ये तो वैसे हट गया। अब इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहां डन। और सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक में आप क्या करेंगे, पहले वुड ले आएंगे WH वर्ड के बाद में, फिर आपका यहां पर क्या लेकर आए, कायदे से आपके पास में हैव पहले होना चाहिए, सब्जेक्ट बाद में होना चाहिए, लेकिन ऐसा अवेलेबल नहीं करवाया गया, तो अपन इसे सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर रख देंगे और वहां पर हैव को बाद में ले जाएंगे, यू को पहले लेकर आ जाएंगे। तो अपना जो आंसर वहां पर बनेगा वो बनेगा वुड यू हैव डन। यहां पर तीसरे कंडीशनल में डिड के लिए जगह नहीं है, उधर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो रिजल्ट क्लोज में वापस हैड थर्ड नहीं आएगा। फिर इधर आपका मॉडल तो है लेकिन मॉडल के साथ में हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए जो इसमें अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर चला गया वुड यू हैव डन। चलिए अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रमन विंस द कॉम्पिटिशन, अगर रमन है वो इस प्रतिस्पर्धा जीतता है, ही स्टार्ट इज ऑन प्राइवेट बिजनेस, तो वो अपना निजी व्यवसाय है उसे चालू कर देगा, उसे चालू करने में सक्षम होगा। तो यहां पर देखिएगा अपने पास में सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर इफ दे रहा है, कंडीशनल है, इधर विंस है आपका बेस फॉर्म के साथ में SES जुड़ा हुआ है। पहला कंडीशनल या प्रोबेबल कंडीशनल है तो उस साइड में विल या शैल होगा और ही डेफिनेटली क्या लेगा, विल लेगा। तो 2 उन ऑप्शन को हटा दीजिए जिनमें मुझे विल नहीं मिल रहा, ये चले गए। अब इन 2 में विल आ रहा है और विल के साथ क्या चाहिए मुझे, आपका वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो ये हैव भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म का काम तो दोनों कर रहे हैं। अब फर्क ये है आपका विल हैव टू या विल बी एबल टू। अगर वो कंपटीशन जीतता है और कंपटीशन का रिवार्ड का या अवार्ड का जो पैसा उसे मिलना है, जो प्राइज मनी उसे मिलनी है, उसमें वो सक्षम होगा, उसमें वो समर्थ होगा इस चीज के लिए कि अपना व्यवसाय या व्यापार है निजी तौर पर उसे शुरू कर दे, तो उसकी एबिलिटी जो है उसको शो मुझे करना पड़ेगा। विल हैव टू का मतलब तो करना पड़ेगा, उस पर इंपोज कर दिया, भैया तूने पैसा जीता तुम्हें बिजनेस चलाना पड़ेगा, ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, उसके इच्छा पर निर्भर करता है कि वो बिजनेस चलाएगा या फिर नहीं चलाएगा। तो यहां वाले में एबिलिटी की बात हो रही है, ना कि वहां पर आपके कॉज की, ना कि वहां पर इस बात की कि उस पर आपने इंपोजिशन डाला है, ना कि इस बात की उसमें आपका प्रेशर है या फिर आपका फोर्स है। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर अपन देखते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर तो ये पहले वाला भी सही बैठता है, लेकिन जब आप उसे सिमेंटिक बेस पे लेते हैं अर्थ के आधार पर तो नहीं होगा। पैसा जीतने के बाद में वो इतना सक्षम हो जाएगा कि अपना निजी व्यवसाय चला सके, उसे शुरू कर सके। तो केवल हमें स्ट्रक्चर यानी सिंटैक्टिक नेचर नहीं देखना है, उसका सिमेंटिक नेचर भी देखना है। चलिए अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समथिंग इज रॉन्ग विथ माई कार टुडे, आज मेरी कार में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो खराबी है वहां पर आपका। सो आई गो टू वर्क बाई ट्रेन, इसलिए मुझे आज अपने काम पर, अपनी नौकरी पर, अपनी ऑफिस में ट्रेन से यात्रा करनी पड़ेगी। अब ये मजबूरी आ गई साहब, इंपोजिशन है। अब यहां पर इनके खुद की स्थिति संकटमयी है कि भाई इनके पास में सुविधा नहीं है, इन्हें अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा और उसके आधार पर यह काम करना पड़ेगा। तो यहां पर तो सीधा सीधा यही देखना है, कौन सा, कि इधर प्रेजेंट टाइम आ रहा है तो उधर कॉम्बिनेशन या तो वापस प्रेजेंट का बनेगा या फ्यूचर का बनेगा। तो 4 ऑप्शन में आप देख सकते हैं प्रेजेंट तो कहीं पर है ही नहीं। अब अगला कह रहा है कि मेरी गाड़ी खराब है तो मुझे ट्रेन से जाना चाहिए कि जाना पड़ेगा साहब, मजबूरी है, जाना पड़ेगा, ये इसकी विवशता है, ये इसके लिए वहां पर कंपल्शन हो जाएगा। और जैसे आप इसमें विवशता या कंपल्शन को बताते हैं तो ये जाते हैं आपका मस्ट में, और इसके जो इक्विवेलेंट नेचर आते हैं वो प्रेजेंट टाइम में क्या आते हैं, हैज टू, या फिर क्या होता है आपका हैव टू, और या इसमें क्या रहेगा हैड टू। और यहां पर ये प्रेजेंट टाइम की बात मैंने की है तो प्रेजेंट टाइम में खाली 2 है मेरे पास, हैज और हैव वाला। ये जो हैड वाला हिस्सा है ये किसका है, पास्ट का है। इसे आप अलग ही कर दीजिए ताकि आपका कहीं पर कोई कंफ्यूजन शेष ना रहे।
और जब आप इसे अलग करते हैं तो यहां पर इतना ध्यान रखिएगा कि ये फ्यूचर तक जाएगा, ये टेंस के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा बल्कि ये टाइम के अकॉर्डिंग जाएगा। तो इसमें दूसरा जो नेचर है वो आप पास्ट में लेकर आ जाइए और वो किसका रहेगा, हैड टू का। और तीसरा जो नेचर है वो ले जाइए आपका फ्यूचर में, और फ्यूचर में अपना पार्ट किसका चला जाएगा, विल या शैल, और प्लस में क्या होना चाहिए, हैव, और प्लस में आपका टू लग जाना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि अपनी बात किसकी हो रही है, फ्यूचर में नहीं काम करना पड़ेगा, मतलब विल या शैल में से एक चीज लेनी पड़ेगी, और विल या शैल में से जो आप ले रहे हैं उसके साथ में आपको यहां पर हैव और प्लस में क्या चाहिए, वो आपका थर्ड फॉर्म चाहिए। तो अब इसको जरा मैच करिएगा, देखिए इसके अंदर अपने पास में अकेला शैल तो नहीं होगा क्योंकि हैव चाहिए, अकेला विल भी नहीं होगा क्योंकि इसे क्या चाहिए, हैव चाहिए। अब इसके अंदर अपने पास में विल दिया है तीसरे ऑप्शन में, वहां पर हैव टू साथ में आ रहा है, उसके बाद में क्या दिया जा रहा है, शैल, फिर हैव टू दिया जा रहा है। तो जनरल जो अपना पैटर्न होता है उस पैटर्न के अंदर आपको यह देखना है कि अपने फ्यूचर टाइम में आई और वी के साथ में आप किसको रिकमेंड करते हैं, बताइए, शैल को रिकमेंड करते हैं। और जितने आपके रिमेनिंग रह गए, जितने आपके शेष बच गए, उनके साथ में आप किसको लेकर चलते हैं, विल को लेकर चलते हैं। तो यहां पर जो प्रेफरेंस मुझे मिलेगी वो प्रेफरेंस यहां आई के साथ शैल की मिलेगी, ये रहा आई आपका, ठीक है। प्लस में हैव और प्लस में टू, टू को क्या चाहिए, आपका फर्स्ट टर्म जो मुझे गौ दिया हुआ है, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। और विल वाला मेरे लिए सेकेंडरी हो जाता, अगर ये शैल हैव टू नहीं होता तो इसमें आंसर में क्या करता, विल हैव टू करता। यहां पर एक चीज जरूर सुन लीजिएगा कि अपने पास ये जो वर्ड आ रहा है कौन सा, जीओ, इसका फोनेटिक आपको पता होना चाहिए, ये क्या होता है आपका, गौ, गो होता है या गौ, गौ। नेक्स्ट पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर अपना 74 का है, When he retires next March, जब वो अगले मार्च में सेवानिवृत्ति ले लेगा, he blank space in this office for 30 years, तो तब वह वहां पर इस ऑफिस में 30 सालों से काम कर रहा होगा। तो मुझे यहां पर क्या मिल रहा है आपका 4, और 4 के साथ में टाइम वर्ड क्या मिल रहा है, 30 ईयर्स। अब सिंस या फॉर या ऑल के साथ में टाइम वर्ड आ जाता है, अकेला टाइम वर्ड आ जाता है जिसमें कोई अलग इंडिकेशन नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाता है। अगर उसके अंदर आपका पास्ट का इंडिकेशन आ जाता तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाता है। अगर उसमें फ्यूचर का इंडिकेशन है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाता है। और अगर उसमें आपका परसेप्शन का वर्ब है, इंद्रिय बोधक क्रियाएं हैं इत्यादि की बात बताई जाती है, तो वहां वाले मामले के अंदर अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कन्वर्ट हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कन्वर्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि खुद फ्यूचर परफेक्ट के अंदर ऑलरेडी आपका पार्ट होता है जो कि बाई के साथ में टाइम शो करता है। तो यहां वाले हिस्से में मुझे यह देखना है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस तो आ गया, 4 के साथ में टाइम है, तो जो परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है पहले उसे हटा दीजिए। यहां पर ये विल बी वर्किंग, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस हट जाएगा आपका। अब विल हैव वर्कड क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है, जो बाई लेगा, यानी क्या नहीं लेगा आपका, फॉर या सिंस या ऑल नहीं लेगा, ये हट गया। अब 2 चीजें बची, कौन सा, विल हैव बीन वर्किंग, शुड हैव बीन वर्किंग, जिसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है जो वरीयता देता है विल और शैल को। जो किसको वरीयता देता है आपका, विल और शैल को वरीयता देता है। तो यहां ही है, ही शैल की बजाय विल लेता है, शैल हमें दिया हुआ भी नहीं है। शुड वाला पैटर्न तो सजेशन या फिर एडवाइस, सुझाव या सलाह के लिए वहां पर आपका प्रेफर किया जाता है, मतलब इसके लिए कोई जगह नहीं है। तो अपना आंसर अपने पास में क्या रहेगा, विल हैव बीन वर्किंग। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 74।